मुस्लिम कम्युनिटी एक ऐसा कम्युनिटी है जिसको हमेशा अपना सिक्योरिटी को लेके सबसे ज्यादा चिंता रहता है। तो अगर कोई कम्युनिटी सिर्फ अपना सिक्योरिटी को लेके सोचेगा तो वो अपना इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल राइट्स इसके बारे में कैसे सोचेगा। अभी वेस्ट बंगाल में द मुस्लिम कम्युनिटी एंड SIR, CAA, NRC, ये सब होने के बाद एजुकेटेड मुस्लिम हो, वेल एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम हो या गांव का एकदम गरीब किसान मुसलमान हो, इनसिक्योरिटी सबके अंदर चला गया है कि मेरा वोटिंग राइट रहेगा, मेरा सिटीजनशिप रहेगा, क्या होगा, मेरा स्टेटस क्या रहेगा। अब अगर आप एक कम्युनिटी को इस हाल ऐसे पोजीशन पे ला दे कि वो मैं देश में रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन बन जाए, तो उस बात का जो सवाल है कि मेरा मोहल्ला क्यों गंदा है, मेरे बच्चे को क्यों खराब स्कूल में जाना पड़ता है, मेरा बच्चे को क्यों नहीं नौकरी मिल रहा है, या आप हमारे MLA हैं तो आप बोलिए कि हमारे इलाके में कितने लोगों को आपने नौकरी दिया है, ये सब सवाल ही नहीं उठते। अभी उनका बेसिक डिमांड क्या है वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में? बेसिक डिमांड ये है कि बीजेपी छोड़ के कौन बीजेपी को हरा पाएगा। यही तो नैरेटिव चल रहा है मुस्लिम सिविल सोसाइटी में, कौन बीजेपी को हरा पाएगा, हम उनके साथ रहेंगे। कौन सरकारी स्कूल में अपना बच्चे को पढ़ाना चाहता है जिसके पास थोड़ा भी पैसा है? इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के स्पेशल प्रोग्राम फेस टू फेस में आज हमारे खसूसी मेहमान हैं प्रोफेसर ज़ाद महमूद साहब, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। सर, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है, वेलकम है। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि बंगाल असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं, यहाँ के बंगाल में मुसलमानों की 27% आबादी है। सचर कमेटी के बाद ममता बनर्जी सरकार में आई, सचर कमेटी बहुत मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया इनको। अब 15 साल बीत गए हैं, बल्कि 20 साल होने को सचर कमेटी को, ममता का दौर 15 साल। इन 15 सालों में मुसलमानों की इकोनॉमिक, एजुकेशन और समाजी ज़िंदगी जो है, सोशल लाइफ में क्या बड़ी तब्दीली आई है? कुछ बड़ी चेंजिंग आई है? सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या हुआ है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमको जो चाहिए वो है कि हमको डेटा चाहिए कि आखिर में क्या हालात हैं। डेटा तो आजकल गवर्नमेंट से खास कुछ मिलता नहीं। जैसे कि देखिए, सचर कमेटी ने नौकरी के बारे में सवाल उठाया था, लिविंग कंडीशन को लेकर सवाल उठाया था कि मुस्लिम्स आर इवन पुअरर देन शेड्यूल्ड कास्ट्स इन सर्टेन पॉकेट्स। अब उसमें कितना अच्छा हुआ है, क्या हुआ है, इसके लिए जो डेटा चाहिए वो है नहीं। हमारे पास है कुछ डेटा, जैसे कि पोथिची ट्रस्ट, अमर्त्य सेन का जो उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया, पोथिची ट्रस्ट ने 2016 में एक रिपोर्ट निकाला था पोथिची ट्रस्ट ने, और उस पोथिची ट्रस्ट के रिपोर्ट में दिखाया था कि 80% से ज़्यादा मुस्लिम्स, उनका 5,000 रुपये से भी कम आय है, इनकम है, राइट, विच इज़ वेरी लो। शिक्षार दिक থেকে एजुकेशन वाइज अगर आप सोचे तो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स एंड अदर्स हुआ है, एंड वो माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट में पैसा भी सरकार बजट के टाइम काफ़ी बोलते हैं, बट हर साल हम देखते हैं कि पूरा पैसा खर्चा नहीं होता है, वो पैसा वापस चला जाता है। सोशियो इकोनॉमिकली मुस्लिम्स का कंडीशन वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई भी इंडिकेटर ऐसा अभी तक नहीं आया है जहाँ पे ये देख के लगे कि उनका हालात में ज़्यादा कुछ सुधार हुआ है। ऐसा कुछ भी इंडिकेटर नहीं है कि ना मुस्लिम्स आर डूइंग मच बेटर कंपेयर टू अदर्स। एक चीज़ जो हुआ है बट वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि OBC रिजर्वेशंस को जैसे एक्सटेंड किया गया था, उस एक्सटेंशन से काफ़ी जगह पे नौकरी मुस्लिमों का हुआ है, लेकिन वो एक्सटेंशन का प्रोसेस भी इतना गलत था, क्योंकि किसी भी कास्ट ग्रुप को रिजर्वेशन देने से पहले एक सोशियोमेट्रिक सर्वे होना चाहिए कि मुझे किसको देना है, कौन पिछड़ा हुआ है। ऑल मुस्लिम्स आर नॉट बैकवर्ड, ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी ओवरऑल बैकवर्ड है, बट उसमें भी तो प्रिविलेज ग्रुप्स है, उसमें भी तो उसके लिए सर्वे होना चाहिए था। तो वो सब सर्वे ना करके
एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कास्ट ग्रुप को ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर पे डाला गया था, जिसको लेके हाई कोर्ट ने जी जी वो जी जो राय दिया वो सब दिया। अब उसमें भी क्या हो गया, आप अगर ऐसा करें कि एक कम्युनिटी में ज्यादातर लोग पिछड़े हुए हैं, उस कम्युनिटी के अंदर आप बहुत से ग्रुप को अगर घुसा देंगे तो उनके अंदर में कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा जी नहीं है कि उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है। टेक्निकली मेजोरिटी जो आप जो बोल रहे हैं ना, बंगाल के 27% मुस्लिम, मेजोरिटी गांव में रहते हैं जी जी और मेजोरिटी एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। जी अगर हम देखें वेस्ट बंगाल का एग्रीकल्चर का सिचुएशन, सारा इंडिया के साथ ही एग्रीकल्चर में हाल खराब है सबका। ये सारा इंडिया का फीचर है, वेस्ट बंगाल का भी फीचर है। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करके कोई भी अपना फैमिली आज, अगर उसका जमीन का साइज बड़ा नहीं है तो वो फैमिली नहीं चला पा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है। जी ये जो गल्फ कंट्रीज, केरला, गुजरात, ये जो बार बार हम खबर में नहीं आता है कि बांग्ला बोलने के लिए और मुसलमान होने के लिए बांग्लादेशी बोल के उड़ीसा में हो रहा है, गुजरात में जी हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। ये इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल में नौकरी का तो कोई अपॉर्चुनिटी ज्यादा ऐसा कुछ अच्छा हुआ नहीं है। सो पीपल आर माइग्रेटिंग, पीपल आर गोइंग टू अदर प्लेसेस। अब उस माइग्रेशन के वजह से अगर किसी कम्युनिटी में, किसी गांव में कुछ लोगों का अगर अपना हालत अच्छा हुआ है, इसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, ये तो जी इंडिविजुअल इनिशिएटिव से हुआ है। जी जी और अगर हम एजुकेशन देखें, सो वन वन इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस इज एजुकेशन जी अमंग्स द कम्युनिटी। अब अगर आप गरीब हैं और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आपके पास सबसे आसान जगह है कि सरकारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स है, सरकारी कॉलेजेस है, ये आपके लिए एजुकेशन पाने के लिए अच्छा है। अब अगर हम ओवरऑल वेस्ट बंगाल का एजुकेशन का सेक्टर देखें, सबको पता है कि ये टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम से लेके गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हालत है। गवर्नमेंट स्कूल्स को ये तो काफी लोगों ने रिसर्च किया है और ये देखा है कि ये कन्याश्री या पढ़ाई के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, स्टूडेंट इसको गर्ल्स स्कॉलरशिप जी स्कॉलरशिप्स और ये सब, वो पैसे देने के वजह से स्कूल का टीचर रिक्रूटमेंट से लेके स्कूल का बिल्डिंग का रिपेयर, इस सब के लिए पैसा नहीं है। तो एक्चुअली क्या हो जी रहा है कि आप स्कूल जाने के लिए बोल रहे हैं, बट स्कूल में आपके टीचर भी नहीं है, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। जी तो और उसमें पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है। प्रथम बोल के एक एनजीओ है जो एजुकेशन पे रिसर्च करता है। तो प्रथम प्रथम, प्रथम क्लास 8 के बच्चों को क्लास 5 के सिलेबस से सवाल पूछते हैं और क्लास 5 के बच्चे को क्लास 2 के सिलेबस से सवाल पूछते हैं। और प्रथम ये दिखा रहा है कि क्लास 8 के जो बच्चे हैं, 50% से ज्यादा क्लास 5 के जो मैथ्स के सवाल है उसका आंसर नहीं दे पा रहे। सो बेसिकली स्कूल है, बच्चे जा भी रहे हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हैं। सो ये एक मेजर इशू है। अगर आप एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, एक कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या है, दैट कम्युनिटी विल have education, will have employment, will have economic assets, wealth, ताकि वो कम्युनिटी बैकवर्डनेस का जो जो इंडिकेटर है उससे ऊपर आ जाए। जी अब कोई भी कम्युनिटी के लिए ऊपर आने के लिए एजुकेशन इज अ मेजर टूल। जी अगर वेस्ट बंगाल में एट एजुकेशन क्या है, अभी तो प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, जिसके पास पैसा है वो पैसा देके कहीं पे भी प्राइवेट प्राइवेट में में पढ़ पढ़ लेते लेगा। हैं लेकिन गरीब आदमी के लिए तो सरकारी ओनली एवेन्यू। अब सरकारी सिस्टम अगर खराब हो जाएगा जी जी तो गरीब को फायदा नहीं मिलेगा। सर कई साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, मैंने देखा था कि जो बंगाल की जो फेमस जो यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, जी जादव यूनिवर्सिटी है, या नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मुस्लिम बच्चे की जो संख्या है बहुत कम है। जैसे आलिया है, गोरबंगो यूनिवर्सिटी है, जो जो बहुत ज़्यादा फेमस भी नहीं है, उनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इसका इसकी वजह क्या है, या ये ट्रेंड आज भी बाकी है कि वाकई में यहाँ कम है? अब जैसे प्रेगनेंसी में आप पढ़ा रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये ट्रेंड आगे तो जब जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तब तो और भी कम था। अभी ओबीसी रिजर्वेशन के वजह से द नंबर्स हैव इंक्रीज्ड। जी ये एकदम है, नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम यही है कि आप अगर
स्कूल अच्छा अगर नहीं है, जी अगर आप पिछड़े हुए एक इलाका से आते हैं, पिछड़े हुए एक कम्युनिटी से आते हैं, जहाँ पे आपका बेसिक फाउंडेशंस, क्योंकि वहाँ पे स्कूल अच्छा नहीं था, आपको अगर कहीं पे भी अच्छा जगह पे एडमिशन मिल जाए, तब भी आपका फाउंडेशन इतना वीक होता है कि आप उसको एक दो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन बाकी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जी ये तो जाहिर सी बात है, जी कॉमन सेंसिकल नॉलेज। और ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि अगर आपको एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है, तो वो कम्युनिटी जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जहाँ पे उनका आबादी ज्यादा है, वहां पे आपने क्या क्या काम किया है जी और कैसा किया है। सो अगर आपको यूनिवर्सिटी भी बनाना है, तो उस यूनिवर्सिटी को कैसा आपने एक यूनिवर्सिटी जी बनाया है, उसको कितना रिसोर्सेज दिए, पैसे दिए। देखिए, पैसा तो एजुकेशन में पैसा तो है ही नहीं। जी माने गवर्नमेंट, हम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, वी आर माने वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, एवरीबडी नोज आवर नेम। हमको भी वो सैलरी ग्रांट छोड़ के नॉन रिकरिंग जो ग्रांट है, वो ग्रांट रेगुलरली नहीं मिलता है। हमारा भी जो सिक्योरिटी है, स्टाफ है, लाइब्रेरी का किताब खरीदना है, ये भी चार पांच, लाइब्रेरी का किताब तो करीबन 8 8 साल बाद फिर से एक ग्रांट आया खरीदने के लिए। तो बात यह है कि क्योंकि आप समझ लीजिए, जी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, जी जी जिसका वो 27 to 30% डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसे देने में वो खर्चा करती है। जी 1500 रुपए लखीर भंडार हो सकता है, जुबोसाथी हो सकता है, कुछ भी हो, जी जी 30% उसमें खर्चा कर देता है। उसके ऊपर वो जो उधार लेके ये खर्चा कर रहा है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट उसको बहुत नियरली ज़्यादा देना पड़ता है। नियरली 30% से ज्यादा देना पड़ता है। उसके बाद गवर्नमेंट का अपना काम करने के लिए जितना खर्चा करना था, ये सब खर्चा करने के बाद आपके पास पैसा ही नहीं है, आप उधार लेके लोगों के हाथ में पैसा दे रहे हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस स्टेट जस्ट डजंट एड अप, बिकॉज आपको तो अर्न करना पड़ेगा। अब अर्निंग के लिए आपको जो जो इंडस्ट्री चाहिए, इकोनॉमिक रिजुविनेशन चाहिए, एग्रीकल्चर से तो आप कितना टैक्स कीजिएगा? जो गरीब आदमी वो फार्मिंग करके खुद का फैमिली नहीं चलता है, उससे आप क्या टैक्स लीजिएगा? सो जिस मॉडल पे ये स्टेट का इकोनॉमी चल रहा है, वो तो लॉन्ग टर्म में एकदम ही सस्टेनेबल नहीं है। सर जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो मॉडल आया है, वेलफेयर मॉडल हाँ, जो है पूरे इंडिया में आ रहा है, मतलब हर जगह, तमिलनाडु में भी अब सब गाड़ी और जगह, हाँ। गैस, ये जो बंगाल का मॉडल है और वेलफेयर मॉडल, इसका असर क्या हो, पॉलिटिकल असर किस फायदे के लिए है? ये देखिए, ये एक एक डिबेट है। डिबेट ये है कि आगे सोचिए। मैं आगे बताऊं, क्योंकि नेहरू के टाइम का सोचिए, जी ठीक है? जी नेहरू तो बहुत फेमस है इंडिया में अभी। जी जी तो उस टाइम पे क्या किया जा रहा था कि आप सरकारी सिस्टम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप आईआईटी बनाए, आप एम्स बनाए, आप अस्पताल बनाए, सरकारी सिस्टम बनाए, जहां पे लोग जाके उनको सर्विसेज मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ मिलेगा। अभी क्या सिस्टम आ गया है? अभी सिस्टम है कि मैं सरकारी सिस्टम बनाऊंगा नहीं, मैं आपको एक कार्ड थमा दूंगा। वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो सकता है, वो स्वास्थ्य साथी कार्ड हो सकता है। वो कार्ड लेके आप जहां पे भी जाओ, आपको जहां से एजुकेशन खरीदना है खरीद लो, आपको हेल्थ जहां से खरीदना है खरीद लो। एक्चुअली ये मॉडल जो है, ये मॉडल इज वी कॉल इट न्यूलिबरल वेलफेयर। ये न्यूलिबरल वेलफेयर इसलिए है क्योंकि स्टेट पैसा खर्चा कर रही है ताकि बाजार में जाके लोग अपने मन से जो जो चाहिए, स्टेट अपना जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। स्टेट पैसा देके बोल रहा है कि 1500 रुपया दिया तुमको, जी जी अब तुम, मेरा स्कूल का हालत खराब है, अब तुम प्राइवेट में जहां पे जाओ एजुकेशन खरीदना है और खरीद लो। 1500 में हो या नहीं हो। हो नहीं हो तुम समझ लो, जी मैंने तुमको पैसा दे दिया। न्यूलिबरलिज्म का बेसिक फिलॉसफी ये है कि बाजार को बढ़ोतरी देना है। जी जी दूसरा है, इंडिविजुअल जो है उसको अपना जिम्मेदारी लेना है। सरकार का कुछ जिम्मेदारी जितना कम हो सके उतना कम हो। तो वेलफेयर का भी जो मॉडल है, वो वेलफेयर का ऐसा मॉडल नहीं है कि आप देख रहे हैं कि ओके फाइन, मैं आप सब सरकारी स्कूल को अच्छा बनाऊंगा पैसा देके। नहीं, तुमको मैं पैसा दे रहा हूं, अब तुम स्कूल जाओ और जो करना है करो। ऐसा नहीं है कि सब सरकारी अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और इसको सब मैं बढ़िया बनाने वाला हूं। तुमको मैं स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया हूं, तुम जो प्राइवेट में जाओ कर लो। इसमें फायदा किसका है? फायदा है प्राइवेट में जो लोग
ये लोग कर रहे जी हैं, जी तो उनका बाजार को सपोर्ट करने के लिए, और क्योंकि हमारा कंट्री तो गरीब, इट्स वी आर अ पुअर डेमोक्रेसी, क्योंकि वोट तो चाहिए, और ये देने से और एक चीज है ना कि इमीडिएटली आपको वोट में ज्यादा फायदा मिलता है। आप, ये तो पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत पुराना लॉजिक है, बाढ़ आया है कहीं जी पे, बाढ़ इसलिए आया है क्योंकि ड्रेन जो सिस्टम है वो वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं जी अब अगर बाढ़ आया है तो पॉलिटिकल लीडर नाव में जाके रिलीफ मटेरियल लेके सबको अगर रिलीफ मटेरियल बांटेगा तो उसका नेक्स्ट इलेक्शन में उसको वोट आएगा। लेकिन अगर वो ड्रेन बना देगा तो एक इलेक्शन में उसको वोट मिलेगा, फिर वो क्योंकि माटी नीचे तो सो लोग भूल जाएंगे, तो उसमें तो फायदा लॉन्ग टर्म का नहीं है। तो जहां जहां शॉर्ट टर्म में इलेक्टोरल फायदा है जो चीज करने में, जी जी पॉलिटिशियंस आर डूइंग दैट, लॉन्ग टर्म चेंज में उतना इंटरेस्ट नहीं है। सर। तो अब आते हैं एजुकेशन सर, ये जो पाथी जी की रिपोर्ट आई थी तो उसमें बतलाया गया था कि जो मुस्लिम, जहाँ मुसलमानों की आबादी 30% 25 से अबव है, वहाँ पे स्कूल जो है लाख पे कम है, और जहाँ मुस्लिम आबादी 5% से नीचे है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूल, जैसे पुरुलिया, बांकुरा। तो क्या ये वाली जो रिपोर्ट 16 में आई थी, अब 26 चल रहा है, इन 10 ईयर्स में कोई बड़ा मेजर कोई चेंजिंग आई है? सो मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, पुरुलिया, ये बीरभूम, नदिया, जहाँ देखिए, मुस्लिम आबादी 25 से अबव है। नहीं नहीं, देखिए, ये ऐसा, तो ये तो पहला बात तो बता दूं कि ये इसका जो डेटा है कि कितना स्कूल हुआ है नहीं हुआ है, ये मेरे पास नहीं है कि मैं कन्विंसिंगली आपको बोल पाऊं। जी लेकिन मैं कुछ इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी जी देखिए, ममता बनर्जी हर डिस्ट्रिक्ट में जाके एक यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, जी 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 हर डिस्ट्रिक्ट में जाके एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल देते हैं, बड़ी सी एक बिल्डिंग होती है, एकदम अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये विजुअली इसका इफेक्ट बहुत है, लेकिन एक्चुअल चेंज, आप जो बोल रहे हैं ना कि मोहल्ला में स्कूल है कि नहीं है, जी स्कूल में रेगुलर क्लास होता है कि नहीं होता है, अच्छे टीचर है कि नहीं है, ये है एक्चुअल चेंज। जी जी एक्चुअल चेंज है कि प्राइमरी केयर हेल्थ केयर सेंटर जो है पीएचसी, वहां पे दवाई मौजूद है कि नहीं, डॉक्टर मौजूद है कि नहीं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बीमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ही ट्रीट हो सकता है, सुपर स्पेशलिटी कम चाहिए। जी लेकिन सुपर स्पेशलिटी दिखाने में लोगों को बढ़िया लगता है और पॉलिटिशियन को भी दिखाने में बढ़िया लगता है। अब ये ऐसा रिकॉर्ड अभी तक मेरे सामने न्यूज़पेपर में नहीं आया है कि स्कूल कंस्ट्रक्शन में, नए स्कूल कंस्ट्रक्शन में लास्ट 10 साल में कोई रिन्यूड फोकस हो। 10 साल में आप स्कूल एजुकेशन के बारे में अगर आप न्यूज देखेंगे तो एक ही न्यूज आपके सामने आएगा, टीचर स्कैम। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम। हर लेवल पे, जहां पे हो, जो लेवल पे हो, प्राइमरी से लेके एकदम सेकेंडरी तक जहां हुआ है स्कैम हुआ है। तो ऐसा कुछ नजर में नहीं आया है जहां पे ये हो कि मुर्शिदाबाद, मालदा डिस्ट्रिक्ट्स, जी जी दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट्स विच हैव मोर देन 50% मुस्लिम पॉपुलेशन, उस डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशनल सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने मेजर कुछ पुश किया है। ऐसा तो नहीं, अगर अगर होता तो ये सब जगह से हुआ है, चेंज हुआ है कुछ, लेकिन ये चेंज गवर्नमेंट के लिए है। आपने आलमीन मिशन के बारे में जी जरूर जी सुना है, वैसे काफी मिशन काम कर रहे, जी बट दैट इज कम्युनिटी एफर्ट, जी दैट इज इंडिविजुअल एफर्ट, कम्युनिटी एफर्ट। एक कम्युनिटी तो खुद को भी बेहतर करने का कोशिश कर रहा है। आज आज देखिए, मुस्लिम औरतों में, दिस इज समथिंग वी आर सीइंग कि मुस्लिम औरतों में एजुकेशन की तरफ जो रुख है वो बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। अर्बन कोलकाता में तो दिखाया जा रहा है कि गर्ल्स आर गेटिंग मोर एजुकेटेड देन मुस्लिम बॉयज, जी क्योंकि बॉयज जो है कुछ दिन बाद वो जी नौकरी तो नहीं लगने वाला है, तो वो बिजनेस में या कहीं पे बैठ जाते हैं, बट गर्ल्स आर गेटिंग एजुकेटेड, girls are coming, so change is happening, but not all of these changes are because of government initiative, there is also a community initiative, and ये मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर आज नहीं, आज से 10 साल पहले भी वेस्ट बंगाल के सबसे पिछड़े हुए इलाके में थे, आज भी सबसे पिछड़े हुए इलाके में ही उनका रिलेटिव पोजीशन वैसा ही है, कोई उसमें खास चेंज नहीं आया। सर, 2000
22 या 23 में सागर दिघी बाई इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस जीत गई, ममता हार गई थी इलेक्शन। उसके बाद ममता सरकार ने कुछ इफेक्ट किया, जैसे माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है, माइनॉरिटी प्रोफेशनल बोर्ड बनाया गया, और माइग्रेंट वेलफेयर बोर्ड जिसके समीउल करेक्ट। इस्लाम बनाए। लेकिन सिवाय समीउल इस्लाम के इस बोर्ड के किसी इन दोनों बोर्ड कोई क्या सरगर्मी, क्या गतिविधियां हैं, क्या कुछ भी सामने नहीं आई। देखिए माइग्रेट और वर्कर समीउल इस्लाम ने कुछ काम मतलब मतलब मीडिया में आए हो। माइग्रेंट के लिए तो बोर्ड बनाना ही पड़ेगा वेस्ट बंगाल में, क्योंकि आज जी ये सबको पता होना चाहिए कि आगे हम बोलते थे कि बिहार, उड़ीसा ये सब राज्य में नौकरी का चांस नहीं है, तो यहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते थे। जी जी आज वेस्ट बंगाल इज अ नेट माइग्रेंट स्टेट। यहाँ पे जितने लोग बाहर से आते हैं उससे ज्यादा लोग बाहर वेस्ट जा रहे हैं। बंगाल छोड़ के जा रहे हैं। जी जी सो आवर कंडीशन इज दैट। सो अगर हम हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग आज बाहर जाने लगे, और ये आगे क्या होता था, आगे होता था कि एक एजुकेटेड हाई स्किल्ड तबका के लोग बाहर जाते थे, बैंगलोर जी या फॉरेन। अभी जो हो रहा है वो भी जा रहा है, और एकदम अनस्किल्ड जो लेबर है वो भी जा उसको भी जाना पड़ रहा है, जी जी क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम हो रहा है। सो इसके लिए करना ही था, एंड ये तो एक अच्छा ही स्टेप है। एंड कभी कभार देखता हूँ कि वो काम भी करते हैं, काम भी जैसे करते, बांग्लादेशी वाला जो पुशबैक है उसमें राइट। बहुत काम सो किया उन्होंने। दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। और ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड अदर्स एम्प्लॉयमेंट, वोट जो बने उसका कोई चर्चा नहीं थे। बिकॉज बिकॉज ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर आपके स्टेट में गुड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तैयार ना हो, जी तो बोर्ड क्या करेगा? खाक करेगा बोर्ड। अगर आप मुस्लिम लड़का या लड़की जो ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री है, स्पेशलाइज डिग्री करके आप उसको बोल रहे हैं कि हम आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे, नौकरी होना चाहिए ना, तब तो ट्रेनिंग लेके वो कुछ काम करेगा। तो वो तो सिर्फ, देखिए एक चीज है कि इलेक्शन के टाइम पे आपको एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे कि अपना प्राइम मिनिस्टर बिहार में जाके बोलते हैं ना कि मैं 70,000 दे दूं, 80,000 दे दूं, कितना करोड़ दे जी दूं। बिहार स्टिल रिमेन्स द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना 50,000 के करीब है, और गोवा का पर कैपिटा इनकम 4 लाख रुपया है। तो गैप इतना है। जी तो वैसे ही आप अगर कुछ भी बोले कि मैं ये करना चाहता हूँ, होना चाहिए, दीज आर गुड थिंग्स, बट इट इज कनेक्टेड टू द वाइडर इकोनॉमी। वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी अगर अच्छा नहीं होगा, नौकरी का अगर चांस नहीं तैयार होगा, तो ये पढ़ के भी, देखिए पिछड़ा हुआ कम्युनिटी है, आप उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, आई सपोर्ट। रिजर्वेशन कहाँ अप्लाई होता है? गवर्नमेंट सेक्टर। जी जी प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन नहीं है। जी अब गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कोलकाता पुलिस में कितना रिक्रूटमेंट किया, वेस्ट बंगाल पुलिस में कितना रिक्रूटमेंट किया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में कितना रिक्रूटमेंट किया? रिक्रूटमेंट ही तो आप नहीं करते, आप तो सिविक कर दे रहे हैं सबको। तो आप एक साइड पे रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं, दूसरा साइड में आपका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर जगह अगर ये ना हो, और जहां पे रिक्रूटमेंट हो रहा है वहां पे मैसिव करप्शन हो रहा है पैसा देके, जी जी तो अगर ये चल रहा है तो कॉन्ट्रडिक्शन तो साफ है, सबको तो जी नजर आ रहा है कि ये इस रास्ते से ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। सर, मेरा एक सवाल ये है, 3 सवाल मेरे बचे रह गए हैं। पहला सवाल कन्याश्री को लेके है। कन्याश्री का आने का कहा जाता है कि बंगाल में चाइल्ड एजुकेशन पे, गर्ल्स एजुकेशन में बहुत फर्क पड़ा है। ये भी है कि मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों को इससे ज्यादा एकदम फास्ट, लेकिन इसका सोशल क्या असर पड़ रहा है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं? नहीं क्या नहीं, इसका कोई सोशल नुकसान भी हुआ है या फायदा तो हुआ है? कन्याश्री के बारे में 3 चीज बता देता हूँ। जी जी एक है कि कन्याश्री दिया जाता है ताकि लड़कियां, उनका जल्द अंडर एज में शादी ना हो जाए, वो जी स्कूल में एजुकेटेड रहे। लॉजिक क्या है कि वो स्कूल में एजुकेटेड होंगे तो फिर वो जी जी नौकरी करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते जी उनका जी वेस्ट बंगाल में कन्याश्री आने के बाद गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट स्कूल से कम हुआ है। सो गर्ल्स आर स्टेइंग इन स्कूल। सेकंड क्या है, चाइल्ड मैरिज रेट कुछ कम नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज रोकने का जो लॉजिक था वो वो काम नहीं कर रहा है। जी जी चाइल्ड मैरिज रेट इज वेरी हाई इन वेस्ट बंगाल, वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। तो आप बोलेंगे दोनों एक साथ कैसे हो रहा है? मैं आपको बोलूंगा कि ये ऐसे हो रहा है कि आपको कन्याश्री आने के बाद
काफी लोगों ने रिसर्च किया है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ओरिजिता दत्तो, उन्होंने भी एक रिसर्च किया था। एक सिंपल लॉजिक हुआ कि गरीबों में दहेज का रेट बढ़ गया है, क्योंकि वो जो 25,000 रुपए 18 साल होने के बाद मिलेगा वो भी तो दहेज में ऐड हो रहा है। अच्छा। आप ऐसा एजुकेशन दे रहे हैं जिस एजुकेशन को लेके जो ले रहा है उसको भी पता है कि मैं कुछ खास आगे नहीं जा पाऊंगा। आप स्कूल को नहीं सुधार रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं। अच्छा हुआ है कि लड़कियां स्कूल में जा रही है, दिस नो डाउट अबाउट इट, जी जी। बट अगर आप उसको ये आशा, भरोसा, होप नहीं दे पाओगे कि ये एजुकेशन करने के बाद आपके लिए एक बेहतर फ्यूचर है, तो जी। पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि स्कूल 18 साल तक होने दो, उसके बाद शादी 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 सर मैंने करेंगे। मालदा के कई गांव में गए, जैसे जहाँ वो इफराजुल इस्लाम का जो मर्डर कर दिया गया था राजस्थान में, उसके हाँ गार्जियन, वहाँ पूरे गांव में मालूम हुआ कि लड़कियां जो है हाई सेकेंडरी तक जा रही हैं, हाँ, लड़के 8वीं 9वीं करके काम कर रहे हैं। काम कर दो। अब बहुत सारे लोगों ने बताया कि हाँ शादी भी नहीं हो पा रही है। नहीं, शादी नहीं हो रही क्योंकि लड़कियां ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, और लड़के क्लास 8 के बाद क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि ये स्कूल एजुकेशन कंटिन्यू करने के बाद भी उनको ऐसा काम कुछ नहीं है, मुझे खास कुछ नौकरी, मुझे कोई सूट बूट वाला काम नहीं मिलने वाला है, तो काम में ही घुस जाता हूँ। अगर केरला में 700 रुपए दिन का है, जी दिहाड़ी जी। है, तो मैं केरला चला जाता हूँ। वेस्ट बंगाल में तो मनरेगा 400। मनरेगा का रेट मिलेगा, उसमें ज्यादा मिलेगा, जी जी चला जाता हूँ। सूरत में जाके काम सीख लेता हूँ। जी जी। सो इट इज टाइड टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। आप सिर्फ, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो सरकारी स्कूल, कौन सरकारी स्कूल में अपना बच्चे को पढ़ाना चाहता है जिसके पास थोड़ा भी पैसा है? जी ऑनेस्टली कोई बोले तो, अगर इतना ही अच्छा है तो ये जो जितने एमएलए हैं तृणमूल के, सब अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजे। कोई नहीं भेजने वाला है। वाई? बिकॉज दे नो द स्टैंडर्ड इज वेरी बैड, वेरी पुअर। सर सेकंड मेरा सवाल है, आखिरी आखिरी सेकंड, कि मुस्लिम का जो एजेंडा है इलेक्शन में, कुछ भी नजर नहीं आ रहा कोई मुस्लिम कम्युनिटी तरफ से। ये तो ये इसकी हमेशा हुआ वजह है, क्या हुआ है? ये नहीं, हमेशा हुआ है। नहीं 2011 में मुस्लिम बहुत ज्यादा सरगर्म थे, बातें हो रही थी, वो बातें हो रही थी, सरगर्म थे, सचार कमेटी का रिपोर्ट आया मुस्लिम था, सिविल सोसाइटी में बहुत ज्यादा चर्चा भी थी। सिविल सोसाइटी। बट एक चीज है, स्टीवन विल्किंसन येल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। विल्किंसन उत्तर प्रदेश पे काम करते थे। जी तो उत्तर प्रदेश में काम करके, वो काफी पुराना काम है, बट वो एक बहुत बहुत बढ़िया बात वो बोल के गए हैं। उन्होंने बोला कि देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी एक ऐसा कम्युनिटी है जिसको हमेशा अपना सिक्योरिटी को लेके सबसे ज्यादा चिंता रहता है। तो अगर कोई कम्युनिटी सिर्फ अपना सिक्योरिटी को लेके सोचेगा, तो वो अपना इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल राइट्स, इसके बारे में कैसे सोचेगा? अभी वेस्ट बंगाल में द मुस्लिम कम्युनिटी एंड एसआईआर, सीएए, एनआरसी, ये सब होने के बाद, एजुकेटेड मुस्लिम हो, वेल एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम हो, या गांव का एकदम गरीब किसान मुसलमान हो, इनसिक्योरिटी सबके अंदर चला गया है कि मेरा वोटिंग राइट रहेगा, मेरा सिटीजनशिप रहेगा, क्या होगा, मेरा मेरा स्टेटस क्या रहेगा। जी अब अगर आप एक कम्युनिटी को इस हाल ऐसे पोजीशन पे ला दे कि वो, मैं देश में रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन बन जाए, जी तो उस बात का जो सवाल है कि मेरा मोहल्ला क्यों गंदा है, जी। मेरे बच्चे को क्यों खराब स्कूल में जाना पड़ता है, मेरा बच्चे को क्यों नहीं नौकरी मिल रहा है, या आप हमारे एमएलए हैं तो आप बोलिए कि हमारे इलाके में कितने लोगों को आपने नौकरी दिया है, ये सब सवाल ही नहीं उठते हैं। लीडर भी यही चाहते हैं। तो ये जो रिलीजियस बाइनरी है, ये बाइनरी भी तो मुस्लिम को एक जगह पे, उनका जो डिमांड है, अभी उनका बेसिक डिमांड क्या है वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में? बेसिक डिमांड ये है कि बीजेपी छोड़ के कौन बीजेपी को हरा पाएगा। यही तो नैरेटिव चल रहा है जी मुस्लिम जी सिविल सोसाइटी में, कौन बीजेपी को हरा पाएगा, हम उनके साथ रहेंगे। जी जी। उनके साथ रह के मेरा बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। यही जगह पे तो द कम्युनिटी लूजेस, इनसिक्योर कम्युनिटी बन चुका है। और ये बीजेपी के जितना भी राइज होगा, कम्युनल राइट्स, ये माइनॉरिटी इशू है, यू आर इनसिक्योर, तो ये सब सवाल बहुत बड़े हो जा रहे हैं। और ये बाइनरी, अगर जब तक हम इस बाइनरी में रहेंगे, हमारा लास्ट सवाल यही रहेगा कि कौन हमको शांति में रहने देगा, शांति से रहने देगा। नौकरी,
एजुकेशन, इनकम, मेरा मेरा मोहल्ले का मेरे बच्चों के खेलने के लिए पार्क, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने इलाके में शांति से रहने दो, इतना ही। सो डिमांड ऑफ द कम्युनिटी हैज बिकम एब्सोल्युटली मिनिमल, कि मुझे जीने दो, जो मुझे बोलेगा शांति से जीने दूंगा, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। यही तो हालत है कम्युनिटी का। सर आखिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? मतलब किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी से बाइनरी से निकले और अपने सिक्योरिटी से आगे अपने इकोनॉमिक पे, एजुकेशन पे, सोशल लाइफ पे? देखिए, ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। मतलब ये तो मेरे पास दो डिबेट है इसको लेके। एक डिबेट ये है, एंड ये डिबेट मेरा पोजीशन में डिबेट के बाद में बता रहा हूं। एक डिबेट ये है कि एज अ कम्युनिटी कौन आपका सुधार करेगा। एक लॉजिक है कि कम्युनिटी को खुद से जी अपने अंदरूनी, अपने आप से खुद का पोजीशन बेटर करने के लिए खुद से करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव। और एक है कि सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव से तो पूरा नहीं होगा, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। जी सो सिचुएशन चेंज होगा जब मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? जुडिशियरी में बढ़ेगा, पुलिस में बढ़ेगा, डॉक्टर्स में बढ़ेंगे, जर्नलिस्ट में बढ़ेगा। हर जगह जब मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो बोलने वाला, सोचने वाला जो सेक्शन है वो जितना बढ़ेगा, ये एक इशू है। दूसरा है कम्युनिटी के इंटरनली कुछ सोच, जैसे कि मैं तो बता रहा था कि वन वन गुड दैट आई नो ऑफ, आलमीन मिशन जी डूइंग फैंटास्टिक वर्क। गांव से মেধাবী ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে এসে, গ্রাম जी থেকে নিয়ে এসে তাদেরকে পড়িয়ে কত ডাক্তার, কত ইঞ্জিনিয়ার, এইরকম অনেকগুলো जी जी চলছে। এটা একটা খুব খুব বড় এফর্ট, খুব ভালো এফর্ট। আর থার্ড হচ্ছে পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনও বাড়াতে হবে। কারণ কি পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন না বাড়ালে স্টেটের সাপোর্টটা পাওয়া যাবে না। আজকে আজকে এটা তো ফ্যাক্ট যে এই যে মুসলিমদের অবস্থা শিডিউল কাস্টের চেয়েও খারাপ কোনো কোনো জায়গায়। তাহলে শিডিউল কাস্টদের অবস্থাটা মুসলিমদের চেয়ে ভালো কেন? যদিও তারা এত বছর ধরে, হাজার হাজার বছর ধরে হচ্ছে ব্রাহ্মণিজমে অপ্রেসড। তার একটাই কারণ হচ্ছে তারা পলিটিক্যালি রিপ্রেজেন্টেশন বাড়িয়েছে, রিজার্ভেশন ছিল, তার সঙ্গে তারা নিজেদের কমিউনিটির মধ্যেও কাজ করেছে, এডুকেশন নেওয়ার, বিভিন্ন জায়গায় চাকরিতে যাওয়ার, এই সবটা মিলিয়ে आंध्र बेते यूज टू से कि एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी के अंदर क्लास है। जब तक एक कम्युनिटी के अंदर मिडिल क्लास तैयार नहीं होगा, वो कम्युनिटी खुद के हक के लिए, खुद के बारे में उतने जोर से बात नहीं कर पाएगा। सो द ऑब्जेक्टिव इज कि एक मिडिल क्लास तैयार हो जो ऐसा सोचे कि क्या करने से कम्युनिटी का अच्छा होगा। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। बट ये देखिए, सचर कमेटी के टाइम पे क्यों मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिचुएशन, इसके बारे में बात क्यों हो पा रहा था? क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं था। आज बीजेपी यहाँ पे बढ़ने के बाद आज ये सब सवाल आ ही नहीं रहे। काफी लोगों से मेरा बात होता है, वो लोग बोलते हैं कि CSDS के सर्वे ने दिखाया है कि 75% ऑफ द मुस्लिम्स आर वोटिंग फॉर TMC। 75%, एक कम्युनिटी में इतना वोट क्यों? इतना करप्शन, इतना कुछ, वो सब। तो मैं उनको बोलता हूँ कि इट्स नॉट लाइक दे लव द TMC, इट्स लाइक देयर इज नो ऑप्शन, इनसिक्योर किया गया है। अब इसमें TMC का भी फायदा है, बीजेपी का भी फायदा है, कम्युनिटी का डिमांड भी कम है। आज मैं जिस इलाका में रहता हूँ उस इलाका में मेरा जो MLA हैं वो कॉरपोरेशन के भी चीफ है। मैं उनसे ये डिमांड नहीं करता हूँ कि मेरे सामने वाला रास्ता में हाल क्यों ऐसा खराब क्यों है, गंदगी क्यों है, ये सब सवाल ही नहीं पूछता हूँ। मैं सिर्फ इससे ही खुश हूँ कि वो जीत गए हैं, बीजेपी ने नहीं जीता है, तो चलो ऐसा ही रहने दो। सर और बहुत अजीब बात ये कि राहुल सिन्हा और दिलीप घोष का दो बयान, कल राहुल सिन्हा का था, आज दिलीप घोष का टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि इन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी की हालत सबसे ज्यादा खराब है बंगाल में है। मुस्लिम तो ये बात राहुल सिन्हा ने कल पार्लियामेंट में मीडिया से बात करते हुए कहा। तो बीजेपी के में भी इस तरह की बात हो रही है कि ये तो बीजेपी एक चीज डिफरेंस हुआ है 2021 में। बीजेपी इलेक्शन जब आए, 2021 का अगर आपको याद तो रहेगा सबको कि उनका एक हाई कम्युनल पोलराइज्ड, एक हाई वोल्टेज कैंपेन किया
बाहर से सब नेता वेता आए, आदित्यनाथ को लाए, और उनका एक एजेंडा था कि हम पोलराइज करके इलेक्शन जीतेंगे। जी उन्होंने देखा कि वेस्ट बंगाल का जो डेमोग्राफी है कि अराउंड 1/3, एवरी थर्ड पर्सन इज अ मुस्लिम, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में एक बड़ी बिग नंबर ऑफ मिडिल क्लास जो थोड़ा सेक्युलर, थोड़ा लिबरल वैल्यूज रखते हैं, लेफ्ट पॉलिटिक्स का काफी दिन का यहाँ प्रभाव है, रविंद्रनाथ, नजरुल, विद्यासागर, राममोहन राय। सो ये सब एकजुट होके तृणमूल के पीछे, इसीलिए तो कांग्रेस और लेफ्ट का वोट कम हो गया, उनका सीट 0 आया, क्योंकि सोशली बीजेपी को रोकने के लिए एक कंसोलिडेशन हो गया, जी इसीलिए तृणमूल का इतना सीट बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि लोग अचानक से, लोग को लगा कि तृणमूल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिवेंट द बीजेपी फ्रॉम कमिंग टू पावर। सो बीजेपी इस बार उतना हाई वोल्टेज कम्युनल कैंपेन ओवर्टली नहीं कर रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम बाइनरी अगर पाकिस्तान, मुसलमान ये सब निकाल दे तो बीजेपी का कैंपेन करने का इशू ही नहीं रहता है। जी तो ये हो रहा है, लेकिन ये हाई उतना वोल्टेज में हाई नहीं। वोल्टेज में नहीं हो रहा है, नीचे से हो रहा है। एंड ये भी एक कोशिश है कि अगर फिर से मुस्लिम एंड सेक्युलर एंड लिबरल ऑल नॉन बीजेपी वोट्स कंसोलिडेट हो जाए तो बीजेपी का और भी हालत खराब होगा। सो वो कंसोलिडेशन ना हो, जी इसीलिए बीजेपी का मुझे लगता है कि इस बार इलेक्शन का ये शोमिक भट्टाचार्य, आई रियली लाइक शोमिक भट्टाचार्य, शोमिक दा एजुकेटेड पर्सन, वेरी, तो शोमिक भट्टाचार्य बना है बीजेपी का फेस। दिलीप घोष का फेस सोचिए और शोमिक भट्टाचार्य का फेस सोचिए। शोमिक भट्टाचार्य है बंगाली, एजुकेटेड, मिडिल क्लास, जो बात बात में रविंद्रनाथ बोलते हैं, ऐसा एक फेस जी जिसको देख के आपको डर नहीं लगेगा। जी दिलीप घोष बोलेगा कि उसको मार देंगे, पीट देंगे, तो आपको सुन के डर लगेगा। सो ये बीजेपी का इलेक्टोरल कैंपेन का एक डिफरेंस है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत सारे सवाल हैं इस इलेक्शन में भी, 1 महीना बाकी, फिर में सर से टाइम लेंगे हम लोग। अगर आपकी हमारे इस इंटरव्यू में क्या राय है हमें लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।